बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं सम्मी। इससे पहले आप इस कहानी की 60 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 61 मुलाहिजा फरमाएं। क्या हुआ? गुल रहमान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इस खंडर को चारों तरफ से घेर लिया है, बादत खान ने बताया। पता नहीं वो हुकूमत के आदमी हैं या किसी मुखालिफ पार्टी के। उनकी तादाद क्या है? गुल रहमान ने पूछा। पता नहीं, मेरा ख्याल 30-35 तो होगी, बादत खान ने जवाब दिया। दूसरे आदमी भी उनकी आवाज सुनकर बेदार हो गए। नौलख भी जाग गया। उन सब ने अपनी अपनी राइफलें संभाल ली। खबरदार, तुम में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा, गुल रहमान चीखा। उनकी तादाद हमसे ज्यादा है और उनके पास एमोनेशन भी वाफर मिकदार में होगा। अगर हमने मुकाबला करने की कोशिश की तो वो लोग हमें भून कर रख देंगे। तो क्या हम अपने आप को उनके हवाले कर दें? शारिक बोला। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, गुल रहमान ने कहा। ऐसी सूरत में हमारे लिए बचत का कोई रास्ता निकल सकता है, वो हुकूमत के आदमी हो या मुखालिफ पार्टी के। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम तो मुसाफिर हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक नहीं करेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। नौलखे का चेहरा धुआं हो रहा था। समीना के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। उसने बेबस निगाहों से आसमान की तरफ देखा। रात की तारीकी खत्म हो रही थी और बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर से कोई आदमी चीख कर दरी जबान में कह रहा था, अपने हथियार फेंक कर एक एक करके बाहर आ जाओ। अगर मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर गुल रहमान ने अपनी राइफल जमीन पर फेंक दी और दोनों हाथ बुलंद करके खंडर की शिकस्ता चार दीवारी से बाहर आ गया। इसके पीछे जाने वाला मलिक फिरोज था। शारिक ने समीना और नौलखे को इशारा किया। वो भी अपनी अपनी राइफलें फेंक कर खंडर से बाहर निकल आए। समीना शारिक के पीछे थी। उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा रखे थे। खंडर से बाहर आते उसने दाएं बाएं दरख्तों की आड़ में खड़े हुए दो अफगानों को देख लिया था। उन दोनों के हाथों में सब मशीन गन्नें थी। दो आदमी खंडर की दीवार के बिल्कुल करीब खड़े थे। उनके हाथों में भी सब मशीन गन्नें थी। समीना रुककर पीछे देखना चाहती थी, लेकिन दाईं तरफ खड़े हुए आदमी ने दरी जबान में चीख कर कहा और समीना आगे बढ़ गई। खौफ से इसकी टांगे कांप रही थी। वो लोग एक दूसरे से पुश्त मिलाए एक छोटे मैदान में एक दायरे की सूरत में बैठे हुए थे। सबकी टांगे आगे को फैली हुई थी और हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। इनके चारों तरफ 5-6 आदमी खड़े थे जिन्होंने इन सबको मशीन गनों की जद पर ले रखा था। उनकी तादाद 22 थी। उन सबके पास मशीन गनों के अलावा लाइट मशीन गन्ने और मार्टर गन्स भी थी। एक आदमी के पास रॉकेट लॉन्चर भी था जिसे कंधे पर रखकर चलाया जा सकता था। रॉकेट सिर्फ 2 से, अलबत्ता एमुनेशन उनके पास बहुत था। मुख्तलिफ कैलिबर के कारतूसों के कई हार एक एक गले में पड़े हुए थे। उनमें से 5 तो गुल रहमान और उसके साथियों पर पहरा दे रहे थे और बाकी उनसे जरा हटकर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। ये तो उन्हें देखने के फौरन बाद ये अंदाजा हो गया था कि उनका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से नहीं था। वो हुकूमत की किसी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखते थे और उनका लीडर एक ऐसा शख्स था जिसकी दाढ़ी 2 बालिश से भी बड़ी हुई थी और उसने स्याह कपड़े पहन रखे थे। सर पर भी स्याह पगड़ी बंधी हुई थी। उस वक्त सूरज तुलू हो चुका था और धूप फैल रही थी। शारिक ने अपनी जगह से हरकत किए बगैर गुल रहमान को मुखातिब करते हुए उससे कोई बात करना चाहिए, मगर एक पहरेदार ने उसे बुरी तरह डांट दिया कि वो खामोश बैठे रहे। हम लोग खामोश नहीं बैठे रह सकते। गुल रहमान ने गर्दन घुमाकर पहरेदार की तरफ देखा। तुम लोग कौन हो? हमें इस तरह पकड़ कर क्यों बिठा रखा है? हम तो मुसाफिर हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। काले लिबास वाले ने गुल रहमान की बात सुन ली थी। उसने मुहाफिज से कुछ कहा और मुहाफिज उनकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम लोग पोजीशन बदल कर आराम से बैठ सकते हो, लेकिन कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। गुल रहमान और उसके साथियों ने टांगे समेट ली। उसने शारिक वगैरह को भी बता दिया कि वो भी सीधे होकर बैठ गए। वो तकरीबन 1 घंटे तक उस पोजीशन में बैठे रहे जिससे उनकी टांगे अकड़ कर तख्ता हो गई थी। अब वो रुख बदल कर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। ये लोग क्या चाहते हैं? हमें इस तरह क्यों बिठा रखा है? शारिक बोला। इससे पहले कि गुल रहमान कोई जवाब देता, सादा लिबास और लंबी दाढ़ी वाला अपने ग्रुप में से उठकर उनके करीब आ गया। उसके साथ ही 2 आदमी और भी थे। एक तो उसी तरह दाढ़ी वाला था और दूसरा बिल्कुल नो उम्र था। उसकी अभी बहुत कम उम्र थी। उसने कंधे पर सब मशीन गन लटका रखी थी। काले लिबास वाला गुल रहमान और मलिक फिरोज से बातें करता रहा। कभी वो बहुत गुस्से में आ जाता और कभी उसके लहजे में नरमी आ जाती। हम जानते हैं कि तुम लोगों का हुक्मरान पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये 3 गैर मुल्की जासूसों की मौजूदगी तुम लोगों को मशकूक बना रही है, स्याह लिबास वाले ने कहा। ये गैर मुल्की जासूस नहीं है, गुल रहमान ने कहा। ये अखबार रवीस है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये लोग यहाँ से वापस जाकर अखबारात में लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, मुजाहिदीन किस तरह जालिम हुक्मरानों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कैमरे वगैरह नहीं है। लिबास वाले ने बारी बारी शारिक, समीना और नौलखे को घूरा। 3 रोज पहले एक गिरोह ने इन्हें पकड़ लिया था। वो इनके कीमती कैमरे और दूसरा सामान लूट कर ले गए।
اتفاق سے کل شام یہ لوگ ہمیں مل گئے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہمیں نہ ملتے تو ویرانوں میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ یہ لوگ کابل کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، گل رحمان نے جواب دیا۔ لیکن یہ کابل کا راستہ تو نہیں، داڑھی والے نے کہا۔ ہم انہیں براکی تک اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہاں سے انہیں کابل کے لیے کوئی بس وغیرہ مل جائے گی، گل رحمان نے جواب دیا۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ داڑھی والے نے پوچھا۔ ہم لوگ پلندر خان کے آدمی ہیں اور براکی جا رہے ہیں، اس مرتبہ گل رحمان کی بجائے ملک فیروز خان نے جواب دیا۔ پلندر خان تو سید آباد میں ہے، تم لوگ براکی کیوں جا رہے ہو؟ داڑھی والے نے اسے گھورا۔ ہم لوگ دراصل کئی روز پہلے ایک کام سے سرخاب کی طرف گئے تھے، واپسی پر راستے میں پتہ چل گیا کہ سید آباد میں جنگ ہو رہی ہے، اس لیے ہم کل شام کو یہاں رک گئے تھے۔ اب ہمارا ارادہ براکی جانے کا ہے، ایک دو روز وہاں رکنے کے بعد سید آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے، ملک فیروز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام سے بیٹھے رہو، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد تم لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا، داڑھی والے نے جواب دیا اور وہاں سے ہٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ 10 بج گئے، ان لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اس کے برعکس انہیں اپنا قیدی بنانے والے قہوہ بنا کر پی چکے تھے اور ان کے سامان میں رکھا خشک گوشت بھی تل کر چٹ گئے تھے اور ان سے پوچھا تک نہیں تھا۔ کیا ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہے؟ شارق نے گل رحمان سے پوچھا۔ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں، ملک فیروز نے جواب دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کمزور ہوتی ہے تو ہر شخص اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سیاسی پارٹیاں تو سرگرم ہوتی ہی ہیں، اس قسم کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ افغانوں میں اس وقت کوئی قانون نہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے کر رہا ہے۔ یہاں لاتعداد گروہ بن چکے ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کا محافظ اور مجاہدین کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ لوٹیرے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوٹ مار کرتے پھر رہے ہیں۔ بستیوں کے نہتے لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ان سے ڈرتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا گروہ مقابلے پر آتا ہے تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس تو جدید ترین ہتھیار ہے، شارق نے کہا۔ راکٹ لانچر، لائٹ مشین گنے، مارٹر گنے، سب مشین گنے، ہینڈ گرنیڈ اور میزائل، یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ افغانستان جیسے ملک میں اسلحے کا حصول کوئی مسئلہ نہیں۔ جب روسی فوجی یہاں سے گئے تو وہ اپنے پیچھے جگہ جگہ اسلحہ اور بارود کا انبار چھوڑ گئے تھے۔ لوگوں نے یہ اسلحہ اپنے گھروں میں چھپا لیا۔ بہت سا اسلحہ پاکستان کی طرف سمگل ہو رہا ہے اور بہت سا یہاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ حکومت کو بھی معلوم نہیں کہ یہاں عام لوگوں کے پاس کتنی کثیر مقدار میں گولہ بارود موجود ہے، اور یہ لوگ، اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں بھی کہیں سے یہ گولہ بارود مل گیا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو مجاہدین سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صرف یہی لوگ افغانستان کو غصبوں سے نجات دلا سکتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ لوٹیرے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے؟ شارق نے پوچھا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ تم تینوں پاکستانی اخبار نویس ہو، 3 دن پہلے کسی گروہ نے تم لوگوں کو لوٹ لیا تھا اور کیمرے وغیرہ چھین کر لے گئے تھے۔ تم لوگ حالات کا جائزہ لینے کے لیے کابل جانا چاہتے ہو۔ کل تم لوگ ہمیں مل گئے تھے اور ہم نے تمہیں براکی تک لے جانے کی پیشکش کی تھی، جہاں سے تم لوگ کابل چلے جاؤ گے۔ اس مرتبہ گل رحمان نے جواب دیا۔ لیکن اگر انہوں نے ہمیں نہ چھوڑا تو؟ شارق بولا۔ خود تو یہ لوگ لوٹ مار پر گزار رہے ہیں، ان کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں، اور تم لوگوں کو قیدی بنا کر کہاں کھلائیں گے؟ ملک فیروز نے کہا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہو، لیکن اگر انہوں نے ہم تینوں کو نہ چھوڑا تو؟ شارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں شاید ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم میں ایک عورت بھی موجود ہے، گل رحمان نے کہا۔ اگر پتہ چل گیا ہوتا تو وہ سمینہ کو ہم سے الگ کر چکے ہوتے۔ میں سمینہ بی بی کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ان کی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ گل رحمان نے جن نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھا تھا وہ عجیب سی گئی۔ اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ کوشش کرتی رہی کہ اپنے آپ کو نمایاں نہ ہونے دے۔ 11 بج گئے، ان نام نہاد مجاہدین کی طویل میٹنگ ختم ہو گئی۔ لمبی داڑھی والے نے اعلان کیا کہ مجاہدین نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہ لوگ چاہیں تو اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان سب کے منہ سے بے اختیار گہرے سانس نکل گئے۔ ان کی رائفلیں واپس کر دی گئی، البتہ فالتو گھوڑے واپس نہیں کیے گئے۔ راشن ختم ہو چکا تھا، یہ مجاہدین سب کچھ کھا گئے تھے۔ ان لوگوں سے نجات ملتے ہی وہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سمینہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ عورت ہے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ لوگ رکے بغیر سفر کرتے رہے، گھوڑوں کی رفتار بھی تیز تھی۔ وہ لوگ ان نام نہاد مجاہدین سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ 3 بج رہے تھے، گرمی اور بھوک پیاس سے ان سب کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کے جسم بھی پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ وہ دریا سے ہٹ کر دوسری طرف نکل گئے تھے۔ چٹانوں کے درمیان تنگ سے راستے تھے جن سے وہ گزر رہے تھے۔ ایک جگہ انہیں گھوڑوں سے اتر جانا پڑا، ایک طرف عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرا کھڈ۔ عمودی چٹان کے تقریباً 5 فٹ چوڑی کارن سی بنی ہوئی تھی۔ یہ کارنس تقریباً 80 فٹ لمبی تھی۔ اس کے بعد کشادہ راستہ تھا، لیکن 80 فٹ کا یہ فاصلہ پل سے رات سے کم نہیں تھا۔
पहले अमानुल्लाह और मलक फिरोज आगे बढ़े। वो अपने घोड़ों की लगामें पकड़कर पैदल इस तंग सी पट्टी पर चल रहे थे। उनके बाद शारिक अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ गया और उससे तकरीबन 10 फुट का फासला देकर समीना घोड़े की लगाम थामे उस कार्निस पर चलने लगी। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से चट्टान का सहारा ले रखा था। इसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। इसने एक बार नीचे झांक कर देखा तो इसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। वो चट्टान का सहारा लेकर खड़ी होगी। इससे तकरीबन 10 फुट के फासले पर गुल रहमान आ रहा था। समीना ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर आगे चलने लगी। इसने 20 फुट का फासला और तय कर लिया। चट्टान पर चंद फुट ऊपर झाड़ियों में किसी परिंदे ने घोंसला बना रखा था। परिंदा अचानक ही फड़फड़ाता वो घोंसले से उड़ा तो समीना का घोड़ा बिदक गया। समीना भी बदहवास होगी। घोड़ा ही नराता वो पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। लगाम समीना के हाथ में थी और वो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घोड़ा बुरी तरह बिदक गया था। वो चलता हुआ पीछे की तरफ हट रहा था। उसका पिछला एक पैर किनारे के एक पत्थर पर पड़ा। पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। घोड़ा खड़ के किनारे पर नीचे की तरफ फिसलने लगा। उसकी लगाम अब भी समीना के हाथ में थी और लगाम के साथ वो भी खड़ की तरफ खींचती चली जा रही थी। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। लगाम छोड़ दो समीना, लगाम छोड़ दो। ये गुल रहमान के चीखने की आवाज थी जो समीना की समाज से टकराई थी। गैर इरादी तौर पर समीना की गिरफ्त ढीली पड़ गई और लगाम उसके हाथ से फिसलती चली गई। घोड़ा ही नहाता हुआ खड़ में गायब हो गया। समीना खड़ के किनारे से सिर्फ 2 फुट के फासले पर खड़ी थी। इसका दिमाग चकरा कर रह गया। इसे यूं लग रहा था जैसे ये बुलंद पहाड़ इसके चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रहे हों। इसने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और इसकी टांगे कांप रही थी और फिर वो नीचे झुकती चली गई। गुल रहमान सबसे करीब था। वो अपने घोड़े की लगाम थामे तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रखी और दूसरे हाथ से समीना को पकड़कर किनारे से पीछे खींच लिया। समीना का चेहरा खौफ की शिद्दत से बिल्कुल सफेद पड़ गया था और इसकी आंखें फटी की फटी थी। सांस टूकने की तरह चल रहा था। घबराओ नहीं, सब ठीक है, अपने आप पर काबू पाओ समीना बीबी, गुल रहमान ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। समीना को अपनी कैफियत पर काबू पाने में तकरीबन 2 मिनट लग गए। वो उठकर खड़ी हो गई। गुल रहमान उसका एक हाथ पकड़ रखा था और उसे चट्टान की तरफ रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शारिक उनसे चंद गज आगे था। ये हादसा पेश आने पर वो भी रुक गया था। अब वो भी आगे चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो सब लोग एक कुशादा जगह पर जमा थे। समीना के चेहरे पर अब भी खौफ था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो नशेब में उतरने लगे। समीना शारिक के साथ घोड़े पर सवार थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक चश्मे पर पहुंच गए। यहाँ चंद सायादार दरख्त भी थे। घोड़ों से उतरते उन्होंने पानी पिया और दरख्तों के साए में गिर गए। 1 घंटे से पहले किसी के आवाज बहाल नहीं हो सके। चंद घंटों के सफर ने इन सबको बुरी तरह निढाल कर दिया। और फिर मलक फिरोज का ये इंकिशाफ भी बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि वो लोग असल रास्ते से भटक गए थे। वो रास्ता भटक कर इन दुश्वार गुजार पहाड़ों की तरफ निकल गए थे, जहाँ एक हादसे में उन्हें एक घोड़े से भी महरूम होना पड़ा था। लेकिन बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं थी। दरियाए लोगर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग दरिया के साथ साथ चलते हुए ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में बराकी पहुंच जाएंगे। और जब वो दरिया की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त भी वो ज्यादा बेहतर हालत में नहीं थे। भूख से उन सब के पेट में गिरें सी पड़ रही थी। इन्होंने कल शाम को खाना खाया था। सुबह ये लोग उन नामनाद मुजाहिदीन के कैदी बन गए जो कि इनका सारा राशन खा गए थे और ये लोग भूखे रह गए। उस पड़ाव पर बार बार चश्मे का पानी पीने से मतली सी हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग दरिया के किनारे पर पहुंच गए। यहाँ भी इन्होंने पानी पिया। खाली पेट पानी पीने से 9 लखे को कै हो गई थी। वो सबसे ज्यादा निडाल था, उसकी वजह से उन्हें तकरीबन आधा घंटा वहां रुकना पड़ा। समीना और शारिक एक ही घोड़े पर सवार थे। घोड़ा भी बहुत बुरी तरह थक गया था। उसके चलने की रफ्तार भी हल्की हो गई थी। 2 घंटे मुसलसल चलते रहने के बाद वो लोग एक बार फिर दरिया से दूर हटते चले गए। उस वक्त अगरचे शाम का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन अब उनके भटकने का कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो एक बाकायदा रास्ते पर चल रहे थे और ये पथरीला रास्ता जाहिर है किसी न किसी बस्ती की तरफ ही जाता होगा। ये रास्ता मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था और बिलाकर वो एक जगह रुक गए। सामने नशेब में बहुत दूर चंद मदम सी रोशनियां नजर आ रही थी। ये करमबाद है, अमानुल्लाह उन्हें बता रहा था। उसके कहने के मुताबिक ये गांव तकरीबन 200 घरों पर मुश्तमिल था। उससे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफिर पर बराकी नामी कस्बा है जहाँ उन्हें जाना है। एक पक्की सड़क करमाबाद से बराकी तक चली गई है। उन्हें आगे सफर करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो नशेब में पथरीले रास्ते पर उतरते रहे और बिलाखिर तकरीबन आधे घंटे बाद करमाबाद नामी बस्ती में पहुंच गए। शारिक वगैरह को यह देखकर हैरत हुई कि उस बस्ती में आबादी बहुत कम थी। बेशतर मकान तारीकी में डूबे हुए थे। गलियों में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अमानुल्लाह का घोड़ा सबसे आगे था। वो लोग मुख्तलिफ गलियों में चलते हुए एक छोटी सी दुकान के सामने रुक गए। दुकान भी उजड़ी हुई थी। दुकानदार के अलावा 2 आदमी और भी वहां बैठे हुए थे। वो लोग मशकूक नजरों से इन घुड़सवारों की तरफ देखने लगे।
کیا تم ملا نصیر الدین کے گھر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ امان اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ آدمی اٹھ کر گلی میں ایک طرف چل پڑا۔ 2 گلیاں گھومنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ مکان کا دروازہ حویلی پھاٹک کی طرح تھا۔ امان اللہ نے اس شخص کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا اور گھوڑے سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ سناٹے میں لوہے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز دور تک گونج گئی تھی۔ شارق وغیرہ بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ سمینہ مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ گئی تھی اور اس کے لیے ٹیک لگائے بغیر بیٹھنا یا کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ ملا نصیر الدین ہی تھا۔ اس کی عمر 60 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ سفید داڑھی اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس نے لالٹین کی بدم سی روشنی میں امان اللہ کو پہچان لیا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور گیٹ کھول دیا۔ مجھے تم لوگوں کے بارے میں آج صبح پلندر خان کا پیغام مل گیا تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ تم لوگ، ملا نصیر الدین نے کہا اور پھر اندر کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ 2 لمبے جڑنگے آدمی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ دونوں ملا نصیر الدین کے بیٹے تھے۔ انہوں نے مہمانوں سے گھوڑے لے لیے۔ گیٹ کے اندر بہت وسیع و عریض صحن تھا۔ ایک طرف استبل بھی تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں کو لے کر استبل کی طرف چلے گئے اور ملا نصیر الدین مہمانوں کے ساتھ مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانہ بڑا وسیع و عریض تھا۔ فرش پر دویز قالین بچھے ہوئے تھے اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں 2 ٹیوب لائٹس جل رہی تھی۔ اس بستی کی بجلی براکی کے بجلی گھر سے سپلائی ہوتی تھی، لیکن بجلی کی یہ سپلائی رات 10 بجے منقطع ہو جاتی تھی۔ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک لوگ اپنے گھروں میں لالٹینیں یا پیٹرومیکس استعمال کرتے تھے۔ ملا نصیر الدین باری باری ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمینہ کو دیکھ کر وہ چونک سا گیا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ تم لوگ شام تک یہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کھانا تیار کروا رکھا ہے، تم لوگ ہاتھ دھو لو تو کھانا لگوا دیتا ہوں، ملا نصیر الدین نے کہا۔ اسی وقت اس کے دونوں بیٹے بھی اندر داخل ہوئے۔ ملا نصیر الدین نے دری زبان میں ان سے کچھ کہا۔ ایک تو اندرونی دروازے میں گیا اور دوسرا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا۔ میں نے برآمدے میں پانی رکھ دیا ہے، آپ لوگ منہ ہاتھ دھو لیں، اس نے باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ برآمدے میں آ گئے۔ ایک بڑی بالٹی پانی سے بھر کر رکھی ہوئی تھی، اس میں مگا بھی تھا۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان مگے سے پانی ڈالنے لگا اور وہ لوگ باری باری منہ دھونے لگے۔ اسی دوران ملا نصیر الدین کے دوسرے بیٹے نے قالین پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا تھا۔ وہ لوگ آداب محفل کو نظر انداز کرتے ہوئے بے تکلفی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ قہوہ پیتے ہوئے ملا نصیر الدین انہیں بتا رہا تھا کہ 3 دن پہلے اس بستی پر حکومت کی مخالف پارٹی کے ایک دستے نے حملہ کر دیا تھا، جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ بہت سے مکانوں کو بھی نقصان پہنچا تھا اور اگلے ہی روز اس بستی کی آدھی سے زیادہ آبادی براکی منتقل ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حملہ پھر بھی کسی وقت ہو سکتا ہے؟ یہ بات شارق نے پوچھی تھی۔ کوئی بھروسہ نہیں، ملا نصیر الدین نے کہا۔ یہاں تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ہر شخص مجاہد بنا ہوا ہے، اسلحے کی کمی نہیں، جس کا دل چاہتا ہے گولے داغنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس ملک پر روسی فوجیوں کا تسلط تھا تو اس وقت بھی یہ علاقہ زیر اتاب تھا۔ اکثر گن شپ ہیلی کاپٹر مجاہدین کی تعاقب میں اس طرف آ جاتے تھے۔ ہم نے بستی کے باہر ایک گن شپ ہیلی کاپٹر گرایا بھی تھا، اس کا ڈھانچہ اب بھی پڑا ہوا ہے۔ ان روسی ہیلی کاپٹروں نے ہمیں کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ مجاہدین پہنچا چکے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی اور خانہ جنگی بند نہ ہوئی تو اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا۔ بچا تو اب بھی کچھ نہیں، ملک فیروز نے کہا۔ رہ ہی کیا گیا ہے یہاں؟ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی تو یہاں سے بھاگ کر پڑوس ملکوں میں پناہ لے چکی ہے۔ بہرحال ہمیں آج کی رات محتاط رہنا پڑے گا۔ ہم صبح سویرے ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ صبح سویرے ہی یہاں سے نکل جاؤ، تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو تم لوگ محفوظ رہو، ملا نصیر الدین نے جواب دیا۔ ان کی گفتگو زیادہ دیر جاری نہیں رہی۔ وہ لوگ تھکے ہوئے تھے، جلد ہی سو گئے۔ سمینہ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی۔ اس کے ایک طرف 9 لکھا تھا اور دوسری طرف شارق۔ آدھی رات کے بعد اچانک ہی سمینہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کسی دھماکے کی خوفناک آواز تھی، جیسے قریب کوئی بم پھٹا ہو۔ پہلے تو اسے اپنا وہم یا خواب سمجھی، لیکن اسی لمحے دوسرے لوگ بھی گڑبڑا کر اٹھ گئے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور وہ سب سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا۔ اس مکان کے قریب ہی کوئی گولہ پھٹا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 9 لکھا چیخا۔ شاید مجاہدین کی کسی پارٹی نے حملہ کر دیا ہے، امان اللہ نے جواب دیا۔ دھماکوں کے ساتھ اب مشین گنوں یا لائٹ مشین گنوں کی مسلسل فائرنگ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ حملہ بستی کے باہر سے ہوا تھا اور بستی سے بھی جوابی کارروائی جاری تھی۔ 1 منٹ بعد ملا نصیر الدین بدحواس سا کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی سے باہر نکلو، وہ چیخا۔ وہ لوگ بستی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ان سے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانا ہوگا۔ وہ لوگ بدحواسی کے عالم میں باہر کی طرف دوڑے۔ دوسرے دروازے سے ملا نصیر الدین کے گھر والے بھی باہر نکل چکے تھے۔ ان میں ایک اس کی بیوی تھی، ایک 10-11 سال کا لڑکا اور ایک جوان لڑکی۔
जिसकी उम्र 18-19 के लगभग रही होगी। उसके बेटे पहले ही अस्तबल की तरफ दौड़ पड़े थे। अमानुल्लाह, मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख कर कहा, तुम अपने आदमियों को लेकर बराकी की तरफ निकल जाओ, मैं भी अपने घर वालों को लेकर तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। उन लोगों ने घोड़े खोल लिए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के अस्तबल में इत्तेफाक से एक घोड़ा फालतू था जो समीना को मिल गया। छोटे लड़के को मुल्ला नसीरुद्दीन के बड़े बेटे ने अपने साथ बिठा लिया। उसकी बीवी और बेटी अलग अलग घोड़ों पर सवार हुई थी। पूरी बस्ती में धमाके हो रहे थे और लोगों की चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। लोग घरों से निकलकर बदहवासी के आलम में मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ रहे थे। बस्ती के शुमाल की तरफ एक पहाड़ी से मार्टर गन्नों से गोले बरसाए जा रहे थे और मशीन गन्नों से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। समीना ने 2 आदमियों को जख्मी होकर या मरकर गिरते देखा था। मार्टर गन का एक गोला मुल्ला नसीरुद्दीन के मकान से तीसरे मकान पर गिरा था। चीखम दाड़ और धमाकों की आवाजों से घोड़े बिदकने लगे। निकल चलो यहाँ से, मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख कर कहा। बस्ती की गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। वो एक गली का मोड़ मुड़ रहे थे कि एक मशीन गन की गोली बादत खान को लगी और वो चीखता हुआ घोड़े से उलट गया। हमानुल्लाह ने दीवार की आड़ में घोड़ा रोक लिया, जबकि दूसरे अपने घोड़े दौड़ाते हुए बस्ती से निकल गए। समीना बुरी तरह दहशत ज़दा थी। वो अपना घोड़ा दूसरों के पीछे दौड़ाती रही। तकरीबन 1 घंटे तक रुके बगैर घोड़े दौड़ते रहे। आगे एक छोटी सी चट्टान थी। आगे वाले घोड़े चट्टान के बाईं तरफ से निकल गए। समीना ने अपना घोड़ा चट्टान के दाईं तरफ मोड़ दिया था। उसका ख्याल था कि उस चट्टान से आगे निकलकर वो अपने साथियों से मिल जाएगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने घोड़ा रोक लिया। वो पहाड़ों के दरमियान तनहा खड़ी थी और उसके सामने वसी व अरीज वादी फैली हुई थी। सनसनी की एक लहर समीना के पूरे जिस्म में फैलती चली गई और वो घोड़े पर बैठी वहशत ज़दा सी नजरों से चारों तरफ तारीकी में घूरने लगी। उसके चारों तरफ वीराना था और तारीकी थी। खौफ से उसकी आवाज बंद हो गई थी। वो कुछ देर तक खामोशी से चारों तरफ देखती रही, फिर एक एक का नाम लेकर पुकारने लगी। उसकी आवाज चट्टानों में बाज़गश्त पैदा कर रही थी, लेकिन जवाब में कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। दफादन उसे ख्याल आया कि उसे वापस जाना चाहिए। वो उस चट्टान के पास से रास्ता भटकी थी। अगर वो दोबारा उस चट्टान के पास पहुंच जाए तो उसे रास्ता मिल सकता है। हो सकता है शारक वगैरह भी उसकी तलाश में हो और रास्ते ही में मुलाकात हो जाए। यही सोचकर उसने घोड़े का रुख मोड़कर लगामें ढीली छोड़ दी। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं जा सकी जिससे वो आया था। वो रास्ते से मजीद हटता चला गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद समीना ने घोड़ा रोक लिया और तारीकी में इधर उधर देखते हुए शारक और गुल रहमान वगैरह को आवाजें देने लगी, लेकिन उसकी आवाज सदा ब सहरा साबित हुई। समीना घोड़े से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गई। खौफ से उसकी बुरी हालत हो रही थी। दिल कांप रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वो अपने साथियों से ना मिल सकी या उसे वापसी का रास्ता ना मिल सका तो इन पहाड़ों में भूख प्यास से हेड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो एक बार फिर घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़ा गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलता रहा और समीना वहशत ज़दा सी नजरों से चारों तरफ देखती रही और मिलाकर घोड़ा एक जगह रुक गया। एक तरफ से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। समीना उधर देखने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे पत्थरों में हल्की रफ्तार से पानी बह रहा था। वो घोड़े से उतरकर आवाज की सिमत बढ़ने लगी। उसने हाथ में घोड़े की लगाम थाम रखी थी और घोड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चला आ रहा था। मिलाकर वो एक जगह रुक गई। वो तकरीबन 3 फुट चौड़ी नदी थी जिसमें हल्की रफ्तार से पानी बह रहा था। घोड़ा भी शायद प्यासा था। उसने समीना से पहले ही पानी में मुंह डाल दिया। समीना भी चुल्लू से पानी पीने लगी। समीना ने घोड़े की लगाम छोड़ी थी। घोड़ा पानी पीने के बाद नदी के किनारे झाड़ियों में मुंह मारने लगा और समीना नदी के किनारे बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। रात की तारीकी खत्म हो रही थी। बहुत ही मदम उजाले में चट्टानों के हिवले अब वादे होने लगे थे। समीना को उम्मीद थी कि दिन की रोशनी में उसे वापसी का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो ये सोचकर भी कांप उठी थी कि सूरज निकलने के बाद ये चट्टानें थप जाएगी। उसे गुज़िश्ता कई रोज के सफर के दौरान तजर्बा हो चुका था। तपती हुई संगलाख चट्टानें जहन्नुम का मंजर पेश करने लगती थी और अगर वो उस जहन्नुम में भटकती रही तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। उसे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। धूप निकल रही थी। उसने इधर उधर देखा और दफअतन वो चौंक गई। घोड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद झाड़ियों में चरते हुए किसी तरफ निकल गया था। वो एक झटके से उठ गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो घोड़ा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो एकदम बदहवास हो गई। घोड़े के बगैर तो वो इन चट्टानों में एक कदम भी नहीं चल सकती थी। वो घोड़े की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। हर तरफ छोटी छोटी चट्टानें थी जिन पर खुदरू झाड़ियां बकसरत लगी हुई थी। वो उन चट्टानों में दौड़ती रही, लेकिन घोड़ा उसे कहीं भी नहीं मिला। वो या तो चरता हुआ चट्टानों में बहुत दूर निकल गया था या हो सकता है वो किसी करीबी चट्टान के पीछे मौजूद हो और वो उसे तलाश ना कर पा रही हो। छोटी छोटी ये लातादाद चट्टानें भूल भुलैयों की तरह थी। इनमें किसी को तलाश कर लेना आसान न था। वो खुद घोड़े की तलाश में चलती हुई नदी से बहुत दूर निकल आई।
उस वक्त भी वो एक चट्टान पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। खौफ से उसका दिल कांप रहा था। उसे अपना अंजाम सामने नजर आने लगा। कई साल पहले देखी हुई एक इंग्लिश फिल्म का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। एक आदमी सहरा में रास्ता भटक गया था। वो भी उसी की तरह घोड़े पर सवार था, लेकिन उसका घोड़ा भी मौका पाकर भाग गया था और उस आदमी ने तपते हुए सहरा में एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ा था और उसकी लाश को गिद्ध नोचने लगे थे। सबीना में एक जार ऊपर देखने लगी, लेकिन उसे कोई गिद्ध दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था और ये खौफ आंसू बनकर उसकी आंखों से टपकने लगा। वो चट्टान से उतरकर एक तरफ चलने लगी। वो रो रही थी और उसी लम्हे को कोस रही थी जब उसने शारिक के साथ इस मुहिम पर आने का फैसला किया था। वो चट्टानों में एक बार फिर नदी पर पहुंच गई। ये गालबन वही नदी थी जो चट्टानों में घूमती हुई चली गई थी। यहाँ नदी का पहाड़ तकरीबन 6 फुट चौड़ा था, लेकिन पानी पिंडली से ज्यादा गहरा नहीं था। धूप में चमकते हुए शफाफ पानी के नीचे पत्थर साफ नजर आ रहे थे। वो नदी के किनारे पर बैठ गई। उसका हल खुश्क हो रहा था। उसने पानी पिया और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। सबीना की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी थी। उसे यकीन था कि वो इन पहाड़ों में कहीं खत्म हो जाएगी और इसकी लाश या तो जानवरों की खुराक बन जाएगी या गल सड़ जाएगी और इसका ढांचा शायद सदियों तक किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ पड़ा रहे। इसका जहन मादी की तरफ परवाज करने लगा। अपनों के चेहरे नजरों के सामने घूमने लगे। बाप का चेहरा, माँ और भाई का चेहरा। इसने अपने माँ बाप को बड़े दुख पहुंचाए थे, उन्हें जलील और रुसवा किया था, उन्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था और ये सब कुछ शारिक की वजह से हुआ था। लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए ना बस में शारिक से मुलाकात होती और ना इसकी जिंदगी यूं बर्बाद होती। शारिक ने इसे तबाह कर दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। सबीना का ख्याल था कि वो इससे मोहब्बत करता है और शादी कर लेगा, लेकिन शादी के नाम पर वो हमेशा टाल जाता। वो दाश्ता की हैसियत से इसके साथ रह रही थी। अगर बात दाश्ता तक की रहती तो मामला कुछ और होता, लेकिन वो तो इसके साथ जराइम की दलदल में धंस गई थी। उसके हाथों कई कत्ल भी हो चुके थे और फिर हाजी ने उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया। उसने कहा कि अफगानिस्तान से हेरोइन की एक बड़ी खेप लानी है। वो कई रोज से इन पहाड़ों में भटक रहे थे। गुज़िश्ता रात तो इनकी किस्मत ही अच्छी थी कि बस्ती पर उस हमले से बच निकले थे। दूसरों के बारे में सबीना कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अपने बारे में उसे यकीन था कि अब किस्मत उसका साथ नहीं देगी। अगर वो जिंदा बचकर इन पहाड़ों से निकल गई तो ये एक मोइज़ा ही होगा और वो जानती थी कि ये मोइज़ों का दौर नहीं था। इसके अमाल ही ऐसे थे कि इसे कुदरत से किसी मदद की तवक्को नहीं थी। दफादर घोड़े की डराने की आवाज सुनकर वो चौंक गई। उसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे ना तो घोड़ा दिखाई दिया और ना ही दोबारा उसकी आवाज सुनाई दी। वो उसे अपना वहम समझने लगी, लेकिन फिर ये सोचकर करीबी चट्टानों पर चढ़ गई कि शायद आसपास किसी चट्टान की आड़ में घोड़ा मौजूद हो, लेकिन उसे घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो दोबारा नदी के किनारे पर बैठ गई। तकरीबन 2 मिनट बाद वो एक बार फिर उछल पड़ी। इस मर्तबा घोड़े की आवाज साफ और निस्बतन करीब से सुनाई दी थी। वो नदी के साथ साथ आवाज की सिमत दौड़ने लगी। नदी चट्टानों में बल खाती हुई जा रही थी। सबीना को यकीन था कि घोड़ा नदी के करीब ही कहीं मौजूद था। एक चट्टान की आड़ से निकलकर वो जैसे ही सामने आई ठिठक कर रुक गई। सफेद रंग का एक घोड़ा नदी के करीब झाड़ियों में चल रहा था और उसका सवार नदी के किनारे पर आड़ा तिरछा बेहिस्सो हरकत पड़ा था। पहले तो सबीना ने सोचा कि वो भी उसकी तरह थका हुआ है और आराम कर रहा है, लेकिन वो धूप में पड़ा था। कोई भी ज़ी शख्स धूप में तपते हुए पत्थरों पर इस तरह नहीं लेट सकता। सबीना 2 कदम आगे बढ़ आई। पहले उसने चारों तरफ देखा। उस एक घोड़े और उसके सवार के अलावा आसपास कोई नहीं था। वो मुड़कर जमीन पर पड़े हुए बेहिस्सो हरकत शख्स की तरफ देखने लगी। उसके साथ ही उसे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। वो कोई आदमी नहीं, औरत थी। उसका अंदाजा सबीना ने उसके लिबास से लगाया था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था जो अभी तक सबीना को नजर नहीं आया था। वो दौड़कर उसके करीब पहुंच गई। सबीना का ख्याल दुरुस्त निकला, वो औरत ही थी, बल्कि उसे लड़की ही कहा जा सकता था। उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं थी। वो बेहोश पड़ी थी। सबीना उसे घसीटकर एक चट्टान के साए में ले आई और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो होश में आ गई। अपने ऊपर एक औरत को झुके देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई और वो उठकर बैठ गई। कौन हो तुम? लड़की ने दरी जबान में पूछा। सबीना उसका मतलब नहीं समझ सकी थी, लेकिन उसने हाथ से इंतजार करने का इशारा किया और आराम से चलती हुई घोड़े के करीब पहुंच गई। उसे देखकर घोड़ा ही निनाने लगा। सबीना ने उसकी लगाम पकड़ी और उसे एक पत्थर से बांध दिया। लड़की से कोई बात करने से पहले उसने जरूरी समझा था कि घोड़े को काबू कर लिया जाए। अगर ये घोड़ा भी टहलता हुआ कहीं निकल गया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो दोबारा उस लड़की के करीब आ गई। उर्दू समझती हो? सबीना ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। थोड़ा थोड़ा, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा तो पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इन पहाड़ों में कैसे भटक रही हो? सबीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। वो बहुत हसीन लड़की थी। मैं करमाबाद के मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी हूँ, लड़की ने जवाब दिया। मेरा नाम शाह परी है।
رات کو میرے بابا کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد بستی پر حملہ ہو گیا اور ہم سب لوگ جان بچانے کے لیے بستی سے بھاگ نکلے۔ میں سب سے پیچھے تھی اور پھر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گئی۔ اب تک ان چٹانوں میں بھٹک رہی ہوں۔ پانی پینے کے لیے ندی پر رکی تھی، شاید مجھے چکر آ گیا اور میں بیٹھے بیٹھے گر گئی تھی۔ تم کون ہو؟ کافر؟ نہیں، میں کافر نہیں ہوں، سمینہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ افغانستان میں روسی فوجیوں کو کافر کہا جاتا تھا اور اس کے جسم پر روسی فوجی وردی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں اور ان مہمانوں میں سے ایک ہوں جو گزشتہ رات تمہارے گھر پر آ کر ٹھہرے تھے۔ میں بھی تمہاری طرح اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گئی ہوں اور میری بدقسمتی تو یہ ہے کہ میرا گھوڑا بھی کہیں بھاگ گیا ہے۔ اوہ، تو وہ تمہارا گھوڑا تھا؟ گھوڑے کو تم نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سمینہ نے جلدی سے پوچھا۔ یہاں سے تقریباً 1.5 میل دور جھاڑیوں میں چرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے بھول جاؤ، اب اسے تلاش کرنا مشکل ہے، شاہ پری نے جواب دیا۔ تمہارے مل جانے سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا ہے، سمینہ بولی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان پہاڑوں سے نکلیں گے کیسے؟ تمہارے مل جانے سے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہم راستہ تلاش کر ہی لیں گے، شاہ پری نے جواب دیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ سمینہ نے اسے اپنے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ اخبار نویس ہے اور افغانستان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی مسلسل حادثات کا شکار ہو رہی ہے۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی، چٹانیں تپ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ یہاں بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بلاخر انہوں نے وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی، شاہ پری آگے تھی اور سمینہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ براکی کرم آباد سے مشرق کی طرف واقع ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں مشرق کی طرف ہی چلنا چاہیے، شاہ پری نے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھا، سمت کا تعین کیا اور گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ گھوڑا ہلکی رفتار سے چٹانوں میں چلتا رہا۔ تیز دھوپ میں سنگلاخ چٹانیں انگاروں کی طرح تپ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے آگ اگل رہی ہوں۔ شاہ پری اور سمینہ کے جسم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی۔ سمینہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر انگارے برس رہے ہوں۔ دوپہر تک وہ دونوں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی رہی۔ وہ اگرچہ چھوٹی چٹانوں کی بھول بھلیوں سے نکل آئی تھی، لیکن ان کے چاروں طرف دور دور تک اب بھی بلند پہاڑ تھے اور انہیں ان پہاڑوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اب بھی نہیں ملا تھا۔